सुंदर वन में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू और अपनी सास के साथ रहा करती थी। पीलू और बबलू एक छोटी सी जमीन पर सब्जी उगाया करते थे और फिर बबलू उन सब्जियों को बाजार ले जाकर बेचता था। एक दिन पीलू चिड़िया अपनी सास के साथ सब्जियां तोड़ने के लिए गई थी। अरे वाह बहू, इस साल तो सब्जी की फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ माँ जी, मैंने और इन्होंने बहुत मेहनत की है, तब जाकर ऐसी फसल हुई है। इस बार इतनी सब्जी हुई है कि इन्हें बेचकर हमारे सारे कर्ज उतर जाएंगे। ये सुनकर उसकी सास बहुत खुश होती है। चल पीलू, जल्दी से हम सब्जियों को तोड़ लेते हैं, पता नहीं कब बारिश हो जाए। सास और बहू जब सब्जियां तोड़ रही होती हैं, तो बहुत जोर से बारिश होने लगती है। माँ जी जल्दी चलिए, बहुत जोर की बारिश होगी, बहुत जोर की बारिश हो रही है। हाँ बहू जल्दी चल, बारिश तेज हो रही है, हम नहीं तो हम बीमार पड़ जाएंगे, भीगेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। जब बारिश रुक जाएगी तब आकर बची हुई सब्जियों को तोड़ लेंगे। घर आकर वो दोनों बारिश रुकने का इंतजार करने लगती हैं। इस बारिश को भी अभी आना था, अगर बारिश नहीं रुकी तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ऐसी अशुभ बात मत कर बहू, चल जा अब तू भोजन बना, बबलू आता ही होगा। सुबह से रात हो जाती है लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती और थोड़ी देर बाद बबलू भी सब्जी बेचकर घर वापस आ जाता है। आप और पीलू सब्जियां तोड़ने गई थी, सारी सब्जियां तोड़ ली ना? कम से कम इस बारिश में वो सब्जियां खराब तो नहीं होंगी? अरे कहाँ बेटा, जैसे ही हम सब्जी तोड़ने लगे बहुत जोर की बारिश होने लगी, पूरी सब्जियां हम नहीं तोड़ पाए। हे भगवान, अगर ये बारिश नहीं रुकी तो कल मैं क्या बेचने जाऊंगा? इतनी बारिश में तो सारी सब्जियां सड़ जाएंगी। बेटा अब चिंता करने से क्या होगा, जो किस्मत में लिखा है वही होगा, उसे कौन बदल सकता है। माँ जी सही कह रही है, आप खाना खाकर सो जाइए, कल की कल देखेंगे। लेकिन बारिश रुकती नहीं, अगले दिन भी मूसलाधार बारिश होती है और उनका खेत पानी से भर जाता है। इस तरह से बबलू की सब्जी की दुकान बंद हो जाती है। ये सब देखकर कालू कौआ मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा था। कालू बबलू का पड़ोसी था। वो बबलू की दुकान के बगल में ही अपनी सब्जी का ठेला लगाता था। अरे बबलू, ऐसा क्या हुआ जो तूने सब्जी बेचना बंद कर दिया? क्या बताऊं, मेरी सारी सब्जियां बारिश के कारण खराब हो गई। इस तरह बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं। देखिए जी, हमारे खेत में अभी भी पानी भरा हुआ है, क्यों ना हम तरबूज के कुछ बीज पानी में डाल दें। तरबूज को पानी चाहिए होता है, हमारे खेत में पानी वैसे भी भरा हुआ है और वैसे भी आजकल बाजार में तरबूज की बहुत डिमांड है। भगवान की दया से अगर हमारी तरबूज की फसल हो गई तो हमारी सब्जियों के नुकसान की भरपाई हो जाएगी। लेकिन पीलू, तरबूज उगाने के लिए हमारे पास तरबूज के बीज भी तो होने चाहिए और हमारे पास तो तरबूज के बीज है ही नहीं। उसकी चिंता आप मत कीजिए माँ जी, मेरे पास बहुत सारे तरबूज के बीज हैं। ये देखिए मेरे पास कितने सारे तरबूज के बीज हैं। दोनों सास बहुएं अपने खेत में तरबूज के बीज बिखेर देते हैं और जल्द ही उनके यहाँ तरबूज उगाते हैं और कुछ दिनों बाद वे तरबूज पक जाते हैं। पीलू उन पके हुए तरबूजों को तोड़ लेती है और ये लीजिए जी, पके हुए लाल मीठे तरबूज, इन्हें ले जाकर आप अपनी दुकान में बेच दीजिए। देखना आज आपकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। बंटी तरबूज लेकर अपनी दुकान चला जाता है और बंटी के तरबूज धड़ाधड़ बिकने लगते हैं। सिर्फ कुछ ही मिनटों में पूरे तरबूज बिक जाते हैं। बबलू खुशी खुशी घर वापस आता है। देखो माँ, मुझे तरबूज बेचकर कितना मुनाफा हुआ। इन पैसों पर सिर्फ बहू का अधिकार है। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। बबलू वो पैसा पीलू को दे देता है। अब पीलू और बबलू अपने खेत में तरबूज की फसल उगाने लगे और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। एक गांव में पीलू चिड़िया अपने पति हरिया के साथ रहती थी। उनके 2 बच्चे थे। हरिया के पास केले का बागान था, वो केले उगाता और उन्हें बेचता था। इस तरह से उसमें से जो कमाई होती थी उससे वो अपना घर चलाता था। बहुत सालों बाद इस बार हरिया के खेत में केले की बहुत अच्छी फसल हुई थी। केले की अच्छी फसल देखकर पीलू चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनिए जी, इस बार ऊपर वाले की कृपा से बहुत अच्छी फसल हुई है। इन्हें बेचकर जो पैसे मिलेंगे उनसे हम अपना एक पक्का घर बनाएंगे और अपने बच्चों का एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवा देंगे। इस बार हम अपने सभी सपने पूरा करेंगे। इस पर हरिया कहता है, हाँ पीलू, इस बार भगवान को लगता है हमारी गरीबी देखकर दया आ गई, क्योंकि इस बार हमारे अलावा किसी की भी केले की अच्छी फसल नहीं हुई है। अब मैं ये फसल को ले जाकर शहर में बेच दूंगा। अगले दिन हरिया जब केले की फसल शहर में बेचने के लिए जाने लगता है, तब उसकी बेटी कहती है, पापा आप मेरे लिए शहर से क्या लेकर आओगे? अरे बेटा तू ही बता दे तुझे क्या चाहिए। पापा आप मेरे लिए एक सुंदर सी गुड़िया लेकर आना। अच्छा ठीक है। उसका बेटा कहता है, पापा आप मेरे लिए एक चाबी वाला बंदर लेके आना। पीलू कहती है,
ठीक है बच्चों, अब तुम अपने पापा को जाने दो। फिर हरिया अपनी फसल को शहर की मंडी में बेचने के लिए चला जाता है। शहर की मंडी में बहुत सारे पक्षी अपने अपने केले की फसल बेचने के लिए वहाँ पर आए थे। हरिया ये देखकर हैरान हो जाता है कि शहर की मंडी में केले की कीमत बहुत ही कम मिल रही थी। वो सोचता है, अरे ये क्या, शहर की मंडी में तो केले की कीमत और भी कम है, इतने में तो मेरी लागत भी नहीं निकलेगी, यहाँ पर तो खाद पानी और मजदूरी का भी पैसा नहीं मिलेगा। इस तरह हरिया बिना अपनी फसल बेचे वापस घर की तरफ लौट जाता है। पीलू ये देखकर अपने पति से कहती है, अरे ये क्या जी, आप तो बिना फसल बेचे ही वापस आ गए। फिर हरिया पूरी बात पीलू को अच्छे से बताता है। हरिया की बात सुनकर पीलू बहुत दुखी हो जाती है और वो कहती है, हे भगवान, अब हमारा गुजारा कैसे होगा। एक काम करती हूँ, इन केलों को मैं अलग से रख देती हूँ और हम अब बस अपना गुजारा केला खाकर ही किया करेंगे। इस तरह पूरा परिवार केला खाकर अपने दिन काटने लगे। एक दिन पीलू अपने बच्चों को केला देती है। पीलू के बच्चे केले को देखकर कहते हैं, मम्मी ये केला हम रोज रोज क्यों खा रहे हैं, मुझे तो आज आपके हाथ की बनी हुई केले की चिप्स ही खानी है, वरना मैं तो आज भूखा ही रह जाऊंगा। पीलू ठीक है बच्चों, मैं तुम्हारे लिए केले की चिप्स बनाती हूँ। ये कहकर पीलू किचन में चली जाती है। फिर पीलू मेहनत से केले के चिप्स तैयार करती है। पीलू, आओ बच्चों, तुम्हारे केले के चिप्स तैयार हैं। फिर बच्चे केला चिप्स खाते हैं और उन्हें बहुत मजा आता है। माँ आज के केले के चिप्स तो पहले से भी ज्यादा टेस्टी हैं। फिर पीलू भी उन चिप्स को खा के देखती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने केले के इतने स्वादिष्ट चिप्स बनाए हैं। फिर हरिया भी उन केले के चिप्स को खाकर देखता है। हरिया पीलू से कहता है, वाह पीलू, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। मैंने तो पहले कभी केले के चिप्स खाए भी नहीं थे, ये मैं पहली बार खा रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं और खाता जाऊँ। क्यों ना तुम कल से केले के चिप्स बनाने लगो, फिर मैं उन्हें बाजार में बेच आया करूँगा। वैसे भी हमारे पास जरूरत से ज्यादा केले रखे हुए हैं। और अगले दिन से पीलू चिड़िया घर में केले के चिप्स बनाने लगती है। हरिया उन्हें पैक करके बाजार में ठेला लगाकर बेचने लगता है और उसके ठेले में बहुत से लोगों की भीड़ लग जाती है। सब लोग केले के चिप्स की बहुत तारीफ करते हैं और इस तरह से उनका काम धंधा चल निकलता है। पीलू हरिया से कहती है, सुनिए जी, हमें केले के चिप्स बनाकर बहुत फायदा हुआ है। ये केले की फसल हमारे लिए बहुत अच्छी हुई। अब हर साल हम सिर्फ केला ही उगाया करेंगे। हाँ पीलू, अब हमें केले की फसल को बाजार में बेचने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। अब हमें चिंता भी नहीं रहेगी कि केले की फसल बिकी कि नहीं। ये लो कुछ पैसे, अब बच्चों का हम अच्छे स्कूल में दाखिला करा देते हैं। पीलू के हाथ के बने चिप्स बहुत प्रसिद्ध हो गए। फिर ये परिवार हंसी खुशी रहने लगा। सोनपुर गांव के मुखिया कड़क सेठ अपने बेटे कालू से बहुत परेशान रहा करते थे। कालू कौआ अपने पिता के किसी भी काम में सहयोग नहीं करता था। वो दिन भर अपने दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमता रहता था और खाली समय पर सिर्फ सोता था। गांव का मुखिया होने कड़क सेठ को हमेशा यही परेशानी रहती थी कि किसी दिन गांव पर अगर कोई मुसीबत आ गई तो उनका बेटा जिम्मेदारी कैसे संभालेगा। एक दिन कड़क सेठ को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कालू कौए को डांटते हुए कहते हैं, कालू, तू कब तक इसी तरह आवारागर्दी करता रहेगा। तेरे उम्र के कौवे दूसरे शहर जाकर बड़ी बड़ी नौकरी कर रहे हैं, या फिर वो लड़के अपने पिताजी के साथ गांव की पंचायत पर बैठते हैं। मैं तुझे बोल बोल कर थक गया हूँ, लेकिन तू मेरी कोई बात नहीं मानता है। तू सुधरने का नाम ही नहीं लेता है। अब मैंने फैसला किया है कि तू गांव में तभी आएगा जब तू कोई काम करेगा। कड़क की पत्नी कहती है, अरे जी, ऐसा गुस्सा क्यों कर रहे हो बच्चे पर, ये आखिर जाएगा कहाँ। तभी कालू कहता है, अरे मम्मी, तुम चिंता मत करो, मैं तो अभी बबलू के घर जा रहा हूँ पतंग उड़ाने के लिए। उसके पिताजी फिर गुस्सा करते हैं, तो किसी के घर नहीं जाएगा, मैंने जो कह दिया वो कह दिया। अब तू कल सुबह काम की तलाश में जाएगा और तभी लौटेगा जब तेरे पास कोई काम होगा। कालू को जिम्मेदार बनाने के लिए उसके पिता ने उसको घर से बाहर निकाल दिया, तलाश में लगा दिया। वैसे तो कालू का मन काम की तलाश में बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो एक जंगल के कोने में पहुंचा। कालू उड़ते उड़ते एक जगह पहुंचा और देखा कि वहां पर एक साधु महाराज तपस्या कर रहे हैं। उनके पास से एक नाग निकला। कालू ने देखा कि वो नाग उन साधु बाबा को डसने वाला ही है। कालू ने फुर्ती दिखाकर उस सांप को पकड़ा और दूसरी तरफ फेंक दिया। इस शोर से साधु बाबा की तपस्या टूट गई। साधु बाबा ने सांप को झाड़ियों में भागते हुए देखा। धन्यवाद बेटा, तुमने आज मेरी जान बचा ली। चलो मेरी कुटिया में चलो, वहाँ बैठकर बात करेंगे। साधु की कुटिया में जाकर कालू उनसे कहता है, वाह साधु बाबा जी, ये बांस की कुटिया तो बहुत सुंदर है। हाँ बेटा, ये बांस की कुटिया मैंने खुद से बनाई है। एक एक बांस को जोड़ जोड़ कर
बहुत मेहनत से इस कुटिया को मैंने तैयार किया है। ये सुनकर कालू कहता है, साधु बाबा जी, क्या मैं आपके साथ थोड़े दिन रह सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल रह सकते हो। फिर कालू साधु बाबा के पास रहने लगा और उनकी अच्छे से सेवा करने लगा। कालू साधु बाबा के पास रहकर बांस से घर बनाना सीख गया। फिर एक दिन साधु बाबा कालू से बोले, कालू बेटा, अब मेरा यहाँ से जाने का समय आ गया है। अब मैं दूसरी जगह जाऊँगा और तुम्हारा भी अपने गाँव वापस जाने का समय आ गया है। कालू कहता है, लेकिन साधु बाबा जी, मेरे पिताजी ने मुझे निर्देश दिए हैं कि जब तक मैं कोई काम धंधा नहीं ढूंढ लेता मैं गांव वापस नहीं जा सकता। काम तो तुमने सीख लिया कालू, बांस के घर बनाने का। ये भी बहुत मेहनत का काम है। अब तुम अपने गांव जाओ और वहाँ पर बांस के घर बनाने शुरू कर दो। यही काम तुम शुरू कर दो, एक दिन ये बांस के घर तुम्हारे बहुत काम आएंगे। कालू साधु बाबा से विदा लेकर वापस गांव पहुंच जाता है और अगले दिन बांस मंगाकर वो बांस के घर बनाना शुरू कर देता है। उसे बांस का घर बनाता देख उसके पिता नाराज हो जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे इस लड़के को मैंने काम धंधा ढूंढने के लिए भेजा था और ये बांस का घर बनाना सीख कर आया है। उसकी पत्नी कहती है, हाँ पर ये बांस के घर कितने मजबूत और सुंदर दिख रहे हैं। अरे लेकिन ये घर किस काम के हैं? इस घर में कौन रहना चाहेगा? गांव में सबके अपने अपने घर, अपनी अपनी जमीन जायदाद हैं। कालू बहुत मेहनत करके पूरे गांव में जगह जगह बांस के घर बना देता है। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम आ गया। इस बार बारिश बहुत जोरों की हुई और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस वजह से गांव की नदी में तूफान आ गया और गांव बाढ़ की चपेट में आ गया। गांव के पक्षी बहुत घबरा गए, उनके घरों में पानी भर गया था। वे इधर उधर शरण के लिए भाग रहे थे। तभी उन्हें बांस के घर दिखाई दिए। ये बांस के घर काफी ऊंचे बने थे और इसके छत तक पानी नहीं पहुंच रहा था। पूरा गांव कालू के बांस के घरों में शरण लेता है। कालू का पिता कड़क और उसकी माँ वे भी बांस के घर में रहने लगते हैं। कालू अपने पिता से कहता है, पिताजी, मुझे साधु बाबा ने कहा था कि एक दिन ये बांस के घर हमारे बहुत काम आएंगे। पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ गया है, लेकिन ये बांस के घर नहीं डूबे। इस वजह से पूरे गांव के लोग अभी सुरक्षित हैं। हाँ कालू बेटा, तुमने जो किया है वो तो मैं भी नहीं कर सकता था। मुझे तुम पर बहुत गर्व है कालू, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। कुछ दिनों बाद बाढ़ का पानी गांव से उतर गया। फिर सब कुछ सामान्य हो गया और पूरा गांव कालू की बहुत तारीफ करने लगा। वो अपने गांव वालों की हर मुसीबत में मदद करने लगा। उसके पिताजी भी उसके इस बदलाव से बहुत खुश थे।